तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय चैनल एग्जाम एडुकेटर। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। लगातार मुख्य परीक्षा की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, एक कदम एक। हम एक न्यूज़ प्रेषित करते हैं, उससे संबंधित एक मुख्य परीक्षा का प्रश्न बनाते हैं। मेन उद्देश्य है आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी को पूर्ण करना, कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी तो हम पूरी कर चुके हों और मुख्य परीक्षा में हमारे लिए चुनौती बनकर उभर कर आ जाए। तो इसीलिए मैंने इस समस्या का समाधान कर दिया है। प्रतिदिन आप लोगों के लिए एक करंट अफेयर्स की न्यूज़ लेकर आता हूं और कोशिश करता हूं उससे आधारित जो मुख्य परीक्षा का प्रश्न क्या बन सकता है उस न्यूज़ पर, ये भी देता हूं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, जो विद्यार्थी हमारी वीडियो देख रहे हैं और उन्हें लगता है कि मैं भी मुख्य परीक्षा के कार्यक्रम में जुड़ना चाहता हूं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से 9868910762। मैं आपको उस ग्रुप का एक लिंक भेज दूंगा। पहले आप इस पर लिखकर भेज दीजिएगा कि मैं जुड़ना चाहता हूं, और उस लिंक के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। लेकिन शर्त यह होगी कि उसमें कोई भी गुड मॉर्निंग और गुड नाइट वाला मैसेज ना आए और कोई भी व्यक्तिगत बातचीत ना हो, केवल काम की बात, नो बकवास। और तभी जुड़िएगा, और मुख्य परीक्षा के प्रश्न लिखने की थोड़ी सी जिज्ञासा भी हो। ऐसा ना हो कि आप शिथिल पड़े रहें उसमें। आप वहां पर एक फायदा ले सकते हैं, ये कि कई विद्यार्थियों की जब कॉपी आएगी तो आपको लिखने की एक शैली पता चलेगी कि ये विद्यार्थी ने इस प्रकार से लिखा और इस विद्यार्थी ने इस प्रकार से। तो आप जब 8-10 लोगों की कॉपी देखेंगे एक साथ एक ही मंच पर, तो आपको फायदा इसका ये मिलेगा कि आगामी परीक्षा जब तैयारी होगी आपकी, तो आप लिख सकते हैं एक बेहतर आंसर राइटिंग, क्योंकि आपके पास आंसर राइटिंग के 7 से 10 या 20 या 50 मॉडल मौजूद होंगे उस प्रश्न को लिखने के। सबकी राइटिंग अलग अलग होती है। तो अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा कि मैं जुड़ना चाहता हूं। हम आपको जोड़ देंगे, लेकिन शर्त हमारी यही है। तो चलते हैं, देखते हैं आज की न्यूज़ क्या कहती है दोस्तों। तो आज की न्यूज़ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है, और वो न्यूज़ है नई सरकार में एमएसएमई बनेगा निर्यात का इंजन। अर्थात निर्यात का इंजन बनेगा कौन? एमएसएमई। इस पर आधारित ये लेख लिखा हुआ है। और अभी ये लिखा हुआ है क्या कि अभी पंजीकृत एमएसएमई में से सिर्फ 1% ही करते हैं वस्तु और सेवा निर्यात। जो पंजीकृत हैं एमएसएमई, उसमें केवल 1% ही करते हैं वस्तु और सेवा का निर्यात। और इस एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ कदम उठाने की सोच रही है, उसी पर आधारित ये रिपोर्ट दी गई है। तो अब थोड़ा सा दिमाग में ये चल रहा होगा कि एमएसएमई है क्या। ठीक है, एमएसएमई है क्या? तो वास्तव में एमएसएमई की परिभाषा में नए मानक दिए गए हैं। ऐसी औद्योगिक इकाइयां जिनके अधिकतम निवेश और अधिकतम कारोबार की एक सीमा निर्धारित की गई है, और उन उद्योगों को श्रेणीगत रूप से विभाजित किया गया है, अर्थात श्रेणी में उनको विभाजित किया गया है। उन्हीं उद्योगों को एमएसएमई अर्थात सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग के रूप में जाना जाता है। अब यहां पर क्या है कि अधिकतम निवेश कितना है सूक्ष्म उद्योग के लिए? 1 करोड़। और अधिकतम कारोबार कितना है? 5 करोड़ तक। लघु उद्योग के लिए 10 करोड़ और 50 करोड़ अधिकतम कारोबार, और मध्यम उद्योग के लिए 50 करोड़ और 250 करोड़ अधिकतम कारोबार को यहां पर रखा गया है। एमएसएमई की यह परिभाषा दी गई है, जो 2020 में एक नई परिभाषा के रूप में उभर कर आई। अब ये तो हो गई एमएसएमई के जो परिभाषा है, उसमें एमएसएमई उद्योग किनको कहा जाता है। तो निवेश और कारोबार के आधार पर एमएसएमई के उद्योग को बांटा गया है, आप इस तरह से बता सकते हैं। और इसकी 3 श्रेणियां हैं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के नाम से इन्हें, या उद्योग के नाम से इन्हें जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एमएसएमई उद्योग इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? क्या कारण है कि एमएसएमई उद्योग इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है?
तो आपको बता दें कि देश के जीडीपी में एमएसएमई का योगदान 33% चल रहा है और 2025 तक 50% तक करने का एमएसएमई का योगदान करने का लक्ष्य रखा गया है। अर्थात देश के जीडीपी में एमएसएमई का योगदान कितना चल रहा है? 33% चल रहा है और 2025 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। एमएसएमई उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है अर्थव्यवस्था में कि एमएसएमई कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र है। अगर वर्तमान में देखा जाए तो कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र है और वर्तमान में लगभग 12 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहा है। 2023-24 के आंकड़े ये कहते हैं कितने करोड़ लोगों को? 12 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहा है। इसीलिए एमएसएमई उद्योग अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में जाना जाता है। अब दूसरी यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एमएसएमई के विकास के लिए सरकार ने समय समय पर कई तरह की रणनीतियां अपनाई। जैसे एमएसएमई के लिए प्रमुख रूप से योजनाएं लाई हैं, जैसे मुद्रा योजना लाई है, संशोधित स्फूर्ति योजना 2014 में लाई है, यहां पर EGLGS योजना को 2020 में लेकर आई थी सरकार, PLI योजना को भी लेकर आई थी सरकार, एस्पायर योजना को भी सरकार लेकर आई। तो एमएसएमई के विकास के लिए इस तरह से सरकार के द्वारा रणनीति बनाई जा रही है। विस्तार के लिए अगर आप लोग कहेंगे तो हम वीडियो बना देंगे कि भाई ये योजनाएं क्या हैं, लेकिन एक संक्षिप्त में हमको बताना है। 5 से 10 मिनट की ये क्लास होती है, बहुत लंबी क्लास नहीं होती है, इसीलिए संक्षिप्त में बताते हुए ये चीजें जोड़ी जाती हैं। आप लोग जहां भी पढ़े हो, आप लोग जहां के भी एक तरह से इंस्टीट्यूशंस में पढ़े हो, उसके माध्यम से एमएसएमई उद्योग की जो आपके टीचर ने लिखाया हो उस बातों को आप लिखने की कोशिश करिएगा जब मुख्य परीक्षा का ये प्रश्न दिया जाए। अब सबसे बड़ी बात यहां पर यह आती है कि इसमें आज वर्तमान में क्या लिखा हुआ है इस न्यूज में। इसमें लिखा हुआ है क्या कि नीति आयोग ने बताया कि एमएसएमई को सरकार के द्वारा नियम पालन में छूट प्रदान की जाएगी। ये बात इसमें लिखी है कि एक तरह से छूट पालन वित्तीय सुविधा दी जा सकती है। ये बात इसमें मेंशन की गई है एमएसएमई के संदर्भ में। माइक्रो एंड स्मॉल एक्सपोर्टर नीति ला सकती है, एक नई एक्सपोर्टर नीति ला सकती है, माइक्रो एंड स्मॉल एक्सपोर्टर नीति सरकार के द्वारा। यह भी नीति आयोग के द्वारा चर्चा की गई है एमएसएमई के विकास के लिए। वर्तमान में पंजीकृत एमएसएमई में से सिर्फ 1% ही अपनी वस्तु और सेवा का निर्यात करते। कितने परसेंट? केवल 1% ही वस्तु और सेवा का निर्यात करते हैं जो पंजीकृत एमएसएमई है। अगर ये 12 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि निर्यात को भी भविष्य में बढ़ाया जा सकता है। चाइना से तुलना करते हुए इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि चाइना अगर देखा जाए तो भारत के एमएसएमई ई कॉमर्स के जरिए से $2 अरब का निर्यात कर पाता है, वहीं चाइना $200 अरब का निर्यात करता है एमएसएमई के ई कॉमर्स के माध्यम से। ये इस रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि चीन के एमएसएमई सालाना ई कॉमर्स के जरिए $200 अरब का निर्यात करते हैं। इस लेख में यह बात मेंशन की गई। अब इसमें यह भी लिखा हुआ है क्या? नीति आयोग का मानना है कि मैन्युफैक्चरिंग करने वाले सभी एमएसएमई के लिए निर्यात की बड़ी संभावना है। जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं उनके निर्यात की बड़ी संभावना है जिसमें अधिक कुशलता की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जिनमें अधिक कुशलता की जरूरत नहीं पड़ती है और उन सेक्टर के वैश्विक निर्यात में भी भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 1 से 2% है। कुशलता की आवश्यकता नहीं है उन सेक्टर में भी भारत की हिस्सेदारी निर्यात में कितनी है? 1 से 2% है। इसमें से कौन कौन से वो सेक्टर हैं? जैसे हर्बल व आयुर्वेदिक उत्पाद, हैंडी क्राफ्ट्स, लकड़ी के आइटम्स, लेदर उत्पाद, हैंडलूम, टेक्सटाइल व ज्वेलरी शामिल है, जहां पर बहुत ज्यादा कुशलता की जरूरत नहीं है। कुशलता की जरूरत तो है ही, लेकिन बहुत ज्यादा कुशलता की जरूरत नहीं है। उनका भी योगदान एक तरह से बहुत कम है, इसको बढ़ाया जा सकता है। ये बात इसमें मेंशन की गई है। ठीक है, एमएसएमई का निर्यात बढ़ने से बड़ी संख्या में रोजगार का भी सृजन होगा और एमएसएमई खुद को अपग्रेड कर सकेंगे। अभी माइक्रो ही रह जाती हैं, लेकिन निर्यात से जुड़ने से वह स्मॉल श्रेणी में
आ सकते हैं। पंजीकृत व गैर पंजीकृत सभी प्रकार के एमएसएमई की संख्या 6.4 करोड़ है। कितनी है? 6.4 करोड़ है पंजीकृत और गैर पंजीकृत एमएसएमई की संख्या, और ये 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार दे रहा है। ठीक है, हमने 2023-24 का भी आंकड़ा है, इन्होंने पुराने आंकड़े को एक तरह से रिप्रेजेंट करके लिखा है। वो जो पहले दिए थे वो इकोनॉमिक सर्वे का। तो ये जो चीजें हैं वो यहां पर दी गई है। साथ में लिखा है नीति आयोग के मुताबिक निर्यात की इतनी बड़ी संभावनाओं को हकीकत में बदलने के लिए निर्यातक बनने की तमाम जानकारी के लिए एक वन स्टॉप पोर्टल होना चाहिए। वन स्टॉप पोर्टल को भी बनाने की बात नीति आयोग ने कही है एमएसएमई की। अभी निर्यात संबंधी पोर्टल तो कई है, लेकिन एक जगह पर सभी जानकारियों का अभाव है, इसलिए वन स्टॉप पोर्टल को बनाने की बात की है। निर्यात प्रक्रिया को बिना किसी बाधा के आगे बढ़ाने के लिए नेशनल ट्रेड नेटवर्क होना चाहिए। नीति आयोग की सिफारिश के मुताबिक जब तक छोटे उद्यमी निर्यातक के रूप में स्थापित नहीं हो जाते, उन्हें विभिन्न नियमों के पालन से छूट दी जा सकती है। ई कॉमर्स निर्यात को बढ़ाने के लिए ग्रीन चैनल क्लियरेंस के साथ अस्वीकृत माल की सुगम वापसी के लिए आयात शुल्क में भी छूट दी जा सकती है। इसके अलावा एमएसएमई निर्यात की वित्तीय व्यवस्था को लेकर अलग से स्कीम लाई जा सकती है, ये भी नीति आयोग ने बताया है। और नीति आयोग ने हाल ही में जारी एक ड्राफ्ट की रिपोर्ट के अनुसार पर यह जानकारी दी है। तो इसलिए एमएसएमई उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार इस तरह का फ्रेमवर्क भविष्य में तैयार कर सकती है। अब आपको सुझाव जब देने होंगे कि एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाए, तो आपको सुझाव नीति आयोग की रिपोर्ट के बेस पर क्या क्या सुझाव में लिख सकते हैं? एक वन स्टॉप पोर्टल बना दिया जाए, जो इसमें कमी है। ठीक है, एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए जो जहां पर ऐसे उद्योग को बढ़ावा दिया जाए जो अधिक कुशलता पर आधारित नहीं है, ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देने से एमएसएमई उद्योग को और बढ़ावा मिलेगा। सूक्ष्म इकाइयां लघु इकाइयों में कन्वर्ट हो सकती हैं या मध्यम इकाइयों में कन्वर्ट हो सकती हैं, जिसके कारण से ये भी आप सुझाव के रूप में यहां लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी दी गई है जिसके बेस होकर आपको एक आंसर लिखना है। हम आंसर व्हाट्सएप ग्रुप पर हमेशा देते हैं मुख्य परीक्षा से अगर रिलेटेड कोई टॉपिक होता है, और उस आंसर को आपको लिखकर देना है। हम बहुत ही जल्दी इस तरह की व्यवस्था करने वाले हैं कि आपके आंसर में ही जो गलतियां हो उनको मैं गोला कर सकूं। प्रयास जारी है, आप लोग जुड़ते रहिएगा और अपनी आंसर राइटिंग को बेहतर करते रहिएगा, जिससे आंसर राइटिंग के चहुमुखी विकास हो सके और हर सब्जेक्ट के में इनका उपयोग हो सके। क्योंकि आईआर लिखना है तो आपको जरूरत पड़ जाएगी इकोनॉमिक्स की। अगर आपको सोशल इशू के मुद्दे पर कुछ जानकारी देनी है तो हमें यहां पर जरूरत पड़ जाएगी इकोनॉमिक्स की। अगर आपको हिस्ट्री में भी इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ जाती है कुछ शब्दावलियों को समझने के लिए। ज्योग्राफी में आंकड़े चाहिए तो इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ जाएगी आपको आंकड़ों को सजोने के लिए। इसीलिए आप इकोनॉमिक्स को सरलता से नहीं लेना है, हमें आज की तैयारी भविष्य को ध्यान में रखकर करनी है, अर्थात सतत विकास पर आधारित विकास हो तभी आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लेकिन हो सकता है कि 2 दिन हमारी क्लास ना हो, क्योंकि परिवार में हमारे यहाँ पर कुछ ऐसी घटना हो गई है जिसके कारण से मुझे 2 दिन के लिए हो सकता है कि गांव जाना पड़े। तो इस कारण से 2 दिन के लिए हो सकता है कि आपको टॉपिक ना मिले, लेकिन परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। कोशिश करूंगा कि आपको एक ही दिन का लॉस हो, लेकिन फिर भी जो है वो संभावनाएं क्या बनती हैं वो भविष्य तय करेगा। आप आंसर राइटिंग जरूर लिखकर भेज दीजिएगा और हम उसको चेक करने की भी कोशिश करेंगे इन 2 दिनों के भीतर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।